Hello all, I welcome you to the today's session of current affairs where we will be analyzing the most important news of Business Standard of today's newspaper, that is of 13th November. I hope you must have watched the yesterday's lecture of 11th November where I have jotted the most important news from the same newspaper, that is Business Standard. All of the news has been mentioned which are important from an examination perspective. If you have any kind of suggestions or any kind of doubts with respect to that video, kindly let me know in the comments section. I would be more than happy to resolve all your doubts or take the suggestions which are important for all the aspirants fraternity. सो आपने ये देखा होगा 11th और नवंबर का मैंने कल एनालिसिस लिया था, आज मैं ले रहा हूँ 13th ऑफ नवंबर का. तो ये 12 नवंबर दैट इज 12th ऑफ नवंबर का सर ने मिस से क्यों किया है? मैंने ये मिस इसलिए किया है क्योंकि 12th ऑफ नवंबर को बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपना न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं किया था. ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड संडेज को अपना न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं करता है. क्योंकि उन्होंने पब्लिश नहीं किया तो हमने भी वो सेशन नहीं लिया है. तो आपको याद रखना है हमारा ये जो सेशन है, ये जो सीरीज है, मंडे टू सैटरडे हर दिन रहेगी क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड हर दिन मंडे टू सैटरडे तक अपना न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहा है. चलिए तो हम लेक्चर के साथ आगे बढ़ते हैं. आज हम 13th ऑफ नवंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे न्यूज़ को जॉट डाउन कर लिया है जो 13th ऑफ नवंबर में बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी हुई थी. तो चलिए फर्स्ट न्यूज़ पे हम आते हैं. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया था? पहले 2020 में एक ऑर्डर पास किया था. वहां पे बोला था कि अगर कोई स्वीट मार्ट है, अगर वो लूज स्वीट्स बेच रहा है तो उसको बेस्ट बिफोर डेट या फिर एक्सपायरी डेट मेंशन करना वो प्लास्टिक या प्लास्टिक कंटेनर पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. उसको वो उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके एरिया में कोई XYZ स्वीट शॉप है, वहाँ से आप रसमलाई खरीद रहे हो, तो आपने रसमलाई खरीदी है 3, तो 3 रसमलाई के लिए वो तो आपको लूज में बेचेगा. लूज में बेचेगा मतलब वो आपको 3 रसमलाई एक तो प्लास्टिक में डाल के देगा या फिर प्लास्टिक कंटेनर में डाल के देगा. तो FSSAI ने ये XYZ स्वीट शॉप को बोला है कि ये जो आप प्लास्टिक या प्लास्टिक कंटेनर दे रहे हो वहां पे आपको बेस्ट बिफोर डेट या फिर एक्सपायरी डेट मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. XYZ स्वीट शॉप को ये चीज मैंडेटरी कर दी गई थी FSSAI ने, बट इन्होंने ही खुद का ये सर्क्यूलर या खुद का ऑर्डर को अभी कैंसिल कर दिया है. कब कैंसिल कर दिया इन्होंने? नवंबर 7, 2023 में. इसका मतलब क्या है? XYZ स्वीट मार्ट को नवंबर 7 के बाद ये लूज आइटम्स पे उसको बेस्ट बिफोर डेट मेंशन करना जरूरी नहीं है. तो ये थी हमारी पहली न्यूज जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है. सेकेंड न्यूज, एक यूएस की टेलीकॉम कंपनी है जिसका नाम है अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन. वो क्या कर रही है? अपना इंडिया का जो बिजनेस है वो सेल करने के लिए देख रही है. इंडिया का बिजनेस किसको सेल करने के लिए देख रही है? I² कैपिटल को. ये कहा की कंपनी है? ये भी अमेरिकन बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है. ठीक है, तो ये I² कैपिटल सबसे ऊपर है अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन को खरीदने के रेस में. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है. मैंने जो भी चीज बोल्ड में की हुई है उसी चीज पे आपको ध्यान देना है. तो इसी के साथ हम नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं. IIM अहमदाबाद की स्टडी आई है, काफी इंपॉर्टेंट स्टडी है क्योंकि इन्होंने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में बोला हुआ है. अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है? जस्ट अ सेकेंड.
इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016 क्या है? ये जो आपके क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स कुड बी एनीबॉडी लाइक बैंक्स या फिर एनबीएफसीज। यहां पे क्रेडिटर्स को पावर दिया गया है कि वो अपने स्ट्रेस्ड एसेट्स को रिकवर कर सकते हैं अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016। ठीक है, क्योंकि क्रेडिटर्स को पावर दिया गया है तो क्रेडिटर्स पूरी अपनी जान झोंक देते हैं कि वो अपने स्ट्रेस्ड एसेट्स को, दैट इज वो अपने एनपीएस को रिकवर करके परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, तो यहां पे आईआईएम अहमदाबाद ने क्या बोला है कि रिकवरी रेट कितना है यार आईबीसी से? रिकवरी रेट कितना है? बस 33.2%। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 100 लोन्स हमारे एनपीए है तो वो एनपीए को रिकवर करने में कौन से एक्ट ने कितनी मदद की है उसके बारे में यहां पे बताया गया है। तो 100 लोन्स में से बस 33.2 लोन्स, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 33 लोन्स को रिकवर किया गया है अंडर आईबीसी एक्ट ऑफ 2016। ठीक है, बाकी लोन्स रिकवर किए गए होंगे सरफेसी एक्ट के द्वारा या फिर डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स में जाके। बट यहां पे आईआईएम अहमदाबाद ने हमें कौन सा स्टडी दिया है? आईआईएम अहमदाबाद ने बताया है आईबीसी 2016 के अंदर कितने रिकवरी लोन्स हुए हैं अब तक। कितनी रिकवरी हुई है? 33.2%। सबसे ज्यादा कौन से कैटेगरी में रिकवरी की गई है क्रेडिटर्स के द्वारा? होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स के कैटेगरी में। दैट इज होटल्स और रेस्टोरेंट्स के जो एनपीएस है वो ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट किए गए हैं। और सबसे लोएस्ट रिकवरी रेट कहाँ है? दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई सेक्टर्स में सबसे कम रिकवरी है। तो आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको मुझे यह बताना है कि 21st इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है। यह अभी 3-4 महीने पहले की न्यूज है। नेक्स्ट हम न्यूज पे जाते हैं। नियो बैंक, जिसका नाम था ज़ोल्वी, उन्होंने क्या किया है? $100 मिलियन को रेस किया है इन द डेट फंडिंग। बट हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो नियो बैंक है वो क्या है। नियो बैंक एक ऐसा बैंक है जिसका कोई भी फिजिकल ब्रांचेस नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे आपने जुपिटर देखा, वो एक नियो बैंक है। बैंक तो है पर उसके कोई भी फिजिकल ब्रांचेस नहीं है, तो ऐसे बैंक को आप नियो बैंक बोलोगे। ठीक है, ऐसा बैंक जिसके कोई भी फिजिकल ब्रांचेस नहीं है, ऐसे बैंक को आप नियो बैंक बोलते हो। तो कुछ पॉपुलर नियो बैंक्स के मैंने नाम यहां पे मेंशन कर दिए हुए हैं, जैसे जुपिटर हो गया और ज़ोल्वे हो गया। हम नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। केरला का एक स्टार्टअप था जिसका नाम था वर्सिकल्स टेक्नोलॉजी। उन्होंने क्या निकाला है? एक ये कियोस्क निकाला है, जहां पे ये आपको फोटो दिख रहा होगा। ये उन्होंने एक ऐसा कियोस्क निकाला है। अब ये कियोस्क कैसा है यार? ये कियोस्क सेल्फ सर्विस कियोस्क है। आप वहां पे जाओगे, आप आपके बारे में इंफॉर्मेशन डालोगे और आपने आपके बारे में हेल्थ इंफॉर्मेशन डाल दिया, पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल दिया, आपने आपका हाइट बता दिया, आपने आपका ब्लड ग्रुप बता दिया। वो सारे इनपुट्स डाल के ये कियोस्क के मदद से आपको ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कौन सी? आपको ब्लड प्रेशर पता चल जाएगा, ब्लड शुगर पता चलेगा, हार्ट कंडीशंस पता चलेगी, टेम्परेचर पता चलेगा, वेट पता चलेगा। तो आपने देखा, ये कियोस्क पे जाके आपको कुछ मिनिमल इनपुट्स डालने हैं आपके हेल्थ कंडीशंस के बारे में और पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में। वहां पे जाके आपको ये सारी की सारी सर्विसेज उपलब्ध की जाएगी। अब ये जो सर्विस है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी क्या? नहीं, बट ये जो सर्विस है मिनिमल कॉस्ट में दी जाएगी। बहुत कम कॉस्ट में ये सर्विसेज दी जाएगी। अभी ये कियोस्क का नाम क्या रखा है? ये कियोस्क का नाम रखा है प्रोग्नोसिस। ये कियोस्क का नाम रखा है प्रोग्नोसिस। अभी ये केरला में ये कियोस्क कहाँ पे बिठाया हुआ है वो भी पता होना चाहिए। ये केरला में बिठाया गया है थिरुवनंतपुरम में।
कहां पे? थिरुवंतपुरम में। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। जस्टिन ट्रूडेau ने बोला है, जस्टिन ट्रूडेau कौन है यार, पता होना चाहिए, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने बोला है कि इंडिया ने वियना कन्वेंशन को वायलेट किया गया है। क्यों बोला था उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि इंडिया ने बोला था कि हम 40 कैनेडियन डिप्लोमैट्स को इंडिया से बाहर निकलने के लिए बोलने वाले हैं। क्यों बोला था जस्टिन ट्रूडेau ने कि इंडिया ने वियना कन्वेंशन को वायलेट किया है? उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि इंडिया ने 1 से 1.5 महीने पहले कनाडा के डिप्लोमैट्स को बोला था कि आप इंडिया छोड़ के बाहर चले जाओ। ठीक है, अभी वियना कन्वेंशन क्या होता है वो समझना जरूरी है। पहले तो समझ लेना ये वियना कन्वेंशन किस लिए है, या डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए है। मतलब क्या, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अपने फ्रेंडली रिलेशंस को कैसे मेंटेन करके रख सके, इसके लिए ये वियना कन्वेंशन निकाला गया था। ये वियना कन्वेंशन साइन किया गया था बाय 61 कंट्रीज इन द ईयर 1961। ठीक है, अभी इसको वियना कन्वेंशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एग्रीमेंट, ये कन्वेंशन साइन किया गया था वियना में। वियना एक जगह है ऑस्ट्रिया में। कहां पे? ऑस्ट्रिया में। ठीक है, सो वियना कन्वेंशन 1961 को आपको याद रखना है। इट इज फॉर द डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जहां पे फ्रेंडली नेशंस को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी एक कंट्री से दूसरे कंट्री को। नेक्स्ट इज अबाउट नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। आपको पता है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आई थी 5 से 6 महीने पहले। वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉजिस्टिक्स का टारगेट दे दिया हुआ था। आपको पता होगा कि इंडिया में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर 100 रुपए की चीज़ बन रही है तो उसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ही लगती है 14 रुपए। ठीक है, बल्कि बाहर के कंट्रीज में वही कॉस्ट 2 या 3 रुपए है मैक्स टू मैक्स। तो इंडिया में ये कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा है, दैट इज 14% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में बोला गया है कि यही कॉस्ट को हमें 9% पे लेके आना है। यही कॉस्ट को हमें 9% पे लेके आना है। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं हम, करंट अकाउंट डेफिसिट। पहले तो ये समझो कि करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब क्या होता है। जब हमारे इंपोर्ट पेमेंट्स ज्यादा हो जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट पेमेंट्स, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर हमारे एक्सपोर्ट पेमेंट्स ज्यादा हो जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट पेमेंट्स, तो हम बोलते हैं कि हम करंट अकाउंट सरप्लस में हैं। ठीक है, सो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, मैंने यहां पे मेंशन कर दिया हुआ है। व्हेन इंपोर्ट पेमेंट्स एक्सीड द एक्सपोर्ट पेमेंट्स, वी से इट इज अ करंट अकाउंट डेफिसिट एंड द वाइस वर्सा इज करंट अकाउंट सरप्लस। तो करंट अकाउंट डेफिसिट अभी हमारे इंडिया का कितना है? दैट इज 1.3% ऑफ जीडीपी। कितना है? 1.3% ऑफ जीडीपी। इसके नीचे मैंने ये 2 पॉइंट्स लिखे हैं, बट ये 2 पॉइंट्स मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसके लिए हम सेपरेट चैप्टर, सेपरेट मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए 10 मिनट्स चाहेंगे। और मेरा ये एनालिसिस या फिर ये वीडियो का यही मकसद है कि मैं आपको न्यूज़ जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो 15 मिनट में समझा दूं। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू आता है, इसमें थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है, इसलिए मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूँगा। तो चलिए, आपको याद रखना है करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कितना है? 1.3% ऑफ जीडीपी है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल नंबर है। ये भी पता होना चाहिए इंडिया का करंट जीडीपी क्या है। इंडिया का करंट जीडीपी है 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पे। कैरफैल, दैट इज कैफरैल। कैफरैल क्या है? कैफरैल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आरबीआई ने बनाया है 2011 में।
क्योंकि ये आरबीआई ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। ये कैफरैल का काम क्या है? कैफरैल का क्या काम है? रिसर्च करना बैंकिंग और फाइनेंस जैसे डोमेन्स में। कैफरैल का काम है रिसर्च करना बैंकिंग और फाइनेंस जैसे डोमेन में। तो ये क्या करेगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, बिहेवियरल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, हाउसहोल्ड फाइनेंस एंड other related areas of macro finance such as monetary economics or international finance. Basically बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड डोमेन्स में रिसर्च करने का काम ये कैफरैल का है। ठीक है, जैसे मनी मार्केट्स को इंप्रूव करना है, मनी मार्केट्स की लिक्विडिटी हमें इंप्रूव करना है, तो वो काम कैफरैल का है। कॉल मनी मार्केट्स को इंप्रूव करना है, नोटिस मनी मार्केट को इंप्रूव करना है, ये काम भी आपका कैफरैल का है। सो बेसिकली कैफरैल का ये काम है कि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में इनोवेशन लाना। ये कंपनी 2011 में बनाई गई थी। ये कंपनी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? ऐसे कंपनीज जो सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 में लिखे गए हैं या फिर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 में लिखे हुए हैं, ऐसे कंपनीज को आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हो। बेसिकली ऐसे कंपनीज जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, जैसे आपके एनजीओज हो गए। ठीक है, सो उनको आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हो। तो एक कंपनी है, लेट्स से एक एनजीओ है, उसको अगर रजिस्टर्ड होना है एज अ कंपनी, एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, तो उसको रजिस्टर्ड होना होता है अंडर द कंपनीज एक्ट। कौन सा कंपनीज एक्ट है? कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 और कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। तो सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत ये पर्टिकुलर कंपनी एनजीओ के अंतर्गत या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है, या फिर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। कैफरैल ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, वहां पे उन्होंने बोला था कि ये जो फिनटेक का लेंडिंग है वो बढ़ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू बैंक लेंडिंग और विथ रिस्पेक्ट टू एनबीएफसीज लेंडिंग। ठीक है, कब बढ़ जाएगा ये? बाय द ईयर 2030। इसी के साथ हम नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। ये एक टनल बन रहा था उत्तराखंड में। उत्तराखंड का एक हाईवे है, ब्रह्माखाल यमुनोत्री नेशनल हाईवे, जो कौन बना रहा था? नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ये हाईवे पे एक टनल बना रही थी, जो कहां से कहां तक गुजर रहा था? सिल्कियारा से लेके दांदल गांव के बीच में। तो ये टनल का कुछ हिस्सा कोलैप्स हो गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब ये नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के हेडक्वार्टर्स और एमडी भी पता होने चाहिए। हेडक्वार्टर्स इज इन न्यू दिल्ली, वेयर एज एमडी इज महमूद अहमद। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। डिपॉजिटरीज के बारे में बात की गई है। एफपीआई ने कुछ एक्स अमाउंट बेच दिया है, तो उसके ऊपर न्यूज है, बट वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि कितने तरह की डिपॉजिटरीज है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि डिपॉजिटरीज का काम क्या होता है। डिपॉजिटरीज का काम ये होता है कि आप जो भी शेयर मार्केट्स में शेयर्स खरीद रहे हो, आपके शेयर सर्टिफिकेट को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने का काम ये डिपॉजिटरी का होता है। ठीक है, सपोज राहुल ने एक शेयर खरीदा है रिलायंस का। ठीक है, तो रिलायंस का जो राहुल ने शेयर खरीदा है, राहुल को शेयर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो ये शेयर सर्टिफिकेट डिजिटल फॉर्म में स्टोर कहाँ किया जाएगा? ये शेयर सर्टिफिकेट डिजिटल फॉर्म में स्टोर डिपॉजिटरीज के पास किया जाएगा। ठीक है, सो डिपॉजिटरीज का काम होता है आपके शेयर सर्टिफिकेट को बस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने का। एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज डीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को
अगर आप डिजिटल शेयर सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर रहे हो, उस प्रोसेस को हम डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं। तो अभी इंडिया में दो ही डिपॉजिटरीज है, एक NSDL और एक CDSL। NSE की डिपॉजिटरी है NSDL, BSE की डिपॉजिटरी है CDSL। इसके साथ हम नए न्यूज़ पे बढ़ते हैं, दैट इज US, जापान और साउथ कोरिया ने एक फ्रेमवर्क बनाया है। वहां पे उन्होंने बोला है कि जो भी नॉर्थ कोरिया मिसाइल्स छोड़ रहा है उसके बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन तीनों कंट्रीज को मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल, नॉर्थ कोरिया आज मिसाइल छोड़ रहा है तो उस मिसाइल के बारे में ये तीनों कंट्रीज बोलती है कि हमें न्यूज़ उसके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, आज छोड़ रहा है तो आज के आज ही उनको ये चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। उसके लिए US, जापान और साउथ कोरिया ने एक फ्रेमवर्क बनाया है। ठीक है, ये फ्रेमवर्क कहाँ पे साइन किया गया है? ये फ्रेमवर्क सियोल में साइन किया गया है। सियोल क्या है? सियोल कैपिटल है साउथ कोरिया की। ठीक है, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है पता होना चाहिए। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल इज पैंगोंग। अभी ये चीज को पेंटागन ने रिलीज किया हुआ है। ये जैसे मैंने बोला है ना आपको, फ्रेमवर्क साइन किया है, तो ये फ्रेमवर्क को पेंटागन ने रिलीज किया गया है। पेंटागन क्या है वो पता होना बेहद इंपॉर्टेंट है। पेंटागन एक कुछ नहीं बिल्डिंग है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की। किसकी? US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, उसको हम पेंटागन बोलते हैं। नेक्स्ट है, रशिया प्लान कर रहा है कि उसको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को ब्लॉक करना है। रशिया क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको लगता है ये प्राइवेट नेटवर्क्स रशिया के सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। उनको लगता है ये प्राइवेट नेटवर्क्स के वजह से रशिया से काफी ज्यादा डेटा उनके एनिमी कंट्रीज के पास जा रहा है। इसलिए रशिया चाहता है कि ये VPNs को ब्लॉक कर दिया जाए। VPNs का फुल फॉर्म पता होना आपको जरूरी है। बस वो बोल्ड वाले लाइन पे फोकस करिए, बाकी किसी पे भी आप फोकस नहीं करोगे तो चलेगा। नेक्स्ट है इंश्योरटेक के बारे में। इंश्योरटेक का कुछ डेटा आया है, वो पता होना जरूरी है। इंश्योरटेक क्या होता है? ऐसी कंपनीज, ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंश्योरेंस बेच रही है, उनको हम इंश्योरटेक बोलते हैं। ऐसे कंपनीज जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंश्योरेंस बेच रही है, उसको हम इंश्योरटेक बोलते हैं। एडटेक, एडटेक क्या होता है? ऐसे कंपनीज जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशनल सर्विसेज पहुंचा रहे हैं, उनको हम एडटेक बोलते हैं। चलिए, सो यहां पे कुछ स्टैटिक फैक्ट्स है जो आपको पता होना चाहिए। इंडिया 2022 का फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस मार्केट था, जो 9% एनुअल रेट से बढ़ रहा था हर साल। इंडिया का जो लाइफ इंश्योरेंस मार्केट है, 9th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस मार्केट है ऑल ओवर द ग्लोब। ठीक है, उसमें आप 5 ऐड कर दो तो आपको नॉन लाइफ इंश्योरेंस मार्केट मिल जाएगा। ठीक है, सो लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस मार्केट, 9th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस मार्केट इज इंडिया, 14th लार्जेस्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस मार्केट इज इंडिया। ठीक है, अभी ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए इंश्योरेंस वॉल्यूम्स के बारे में। तो इंश्योरेंस वॉल्यूम मतलब क्या? अगर एक कंपनी 100 इंश्योरेंस बेच रही है तो उनका वॉल्यूम हो गया 100। एक कंपनी अगर 50 पॉलिसीज बेच रही है तो उनका वॉल्यूम हो गया 50। ठीक है, सो एक कंपनी जितने इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच रही है उनको हम वॉल्यूम बोलते हैं। दैट इज नंबर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इक्वल्स टू वॉल्यूम। ठीक है, तो इंश्योरेंस वॉल्यूम्स में इंडिया का रैंक 11th नंबर पे है ऑल ओवर द ग्लोब। नेक्स्ट आपके लिए एक न्यूज, एक होमवर्क है,
जहां पे आपको मुझे यह बताना है इंश्योरेंस फॉर ऑल का टारगेट कब है जो IRDA ने सेटअप किया हुआ है। IRDA ने बोला है कि ये पर्टिकुलर ईयर तक हर एक बंदे के पास, हर एक इंडिविजुअल के पास इंडिया में इंश्योरेंस होना ही चाहिए। तो मुझे वो पर्टिकुलर ईयर आपको बताना है। नेक्स्ट है, दिस इज आवर लास्ट न्यूज। बिहार में सबसे कम रेगुलर जॉब्स है अमोंग बीमारू स्टेट्स। ठीक है, मतलब क्या, सबसे कम फॉर्मल जॉब्स आपको बिहार में देखे जाते हैं अमोंग दिस बीमारू स्टेट्स। बीमारू स्टेट्स मतलब कौन से स्टेट्स यार? यहां पे देखिए, BI स्टैंड्स फॉर बिहार, MA स्टैंड्स फॉर मध्य प्रदेश, R स्टैंड्स फॉर राजस्थान, U स्टैंड्स फॉर उत्तर प्रदेश। तो ये 4 स्टेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा सबसे कम फॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट आपके बिहार में है। ये जो डेटा मैंने लिया है ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से लिया है, जो कि एक रिपोर्ट आती है जहां पे ये बताया जाता है कि वर्कर पॉपुलेशन कितना है इंडिया में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है इंडिया में, लेबर फोर्स क्या है इंडिया में। तो इस बारे में चीजें बताई जाती है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में। तो 2022-23 का जो भी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे था उसमें ये चीज मेंशन की गई थी कि बिहार हैज द लोएस्ट शेयर ऑफ रेगुलर जॉब्स अमोंग बीमारू स्टेट्स। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, उससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट करिए, या फिर आपको मुझे कुछ भी सजेशन देना है तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, लिंक्डइन पे बता सकते हो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके भी बता सकते हो। आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सारे के सारे लेक्चर्स के बारे में अपडेट वो टेलीग्राम चैनल पे ही डालते रहूंगा। लिंक्डइन पे मैं जनरल अवेयर करता हूं, जहां पे मैं ये बताता हूं कि अगर आपको बैंक से प्रॉब्लम है, आपको रिजर्व बैंक के इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन को अप्रोच करना है, तो आप वो कैसे कर सकते हो। आज मैंने एक ब्लॉग डाला था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी वर्सेस करेंसी। तो ये सारे के सारे ब्लॉग्स, ये सारे के सारे आप वीडियो शॉर्ट्स मेरे लिंक्डइन चैनल के थ्रू भी देख सकते हो। तो आपको ये 2 चैनल्स ज्वाइन करना बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक और मेरे लिंक्डइन हैंडल की लिंक मैं कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच। हियर इज द कोट फॉर यू टू रीड इट। You should strive for progress and not perfection, because perfection is a myth. ठीक है, you should always remember perfection is a myth. Therefore, you should only strive for progress. Thank you so much. My name is Rahul Kopulwar. If you like my session, kindly do comment and let me know. Thank you so much.